नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। कितना खराब लगता है कि भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी की जाती है। सारे भ्रष्टाचारियों को तो ले आए हैं बीजेपी में, कई मंत्री, कई मुख्यमंत्री, कई डिप्टी सीएम सब बना दिया है। पैसा कमाने में, लूटने में लगे हैं देश में। लेकिन भगवान राम को तो छोड़ देते हैं। भगवान राम के मंदिर में जमीन खरीदने में चोरी, मंदिर बनवाने में चोरी और अब चंदा चोरी। क्या ये दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी नहीं है जो ऐसे चोरों को संरक्षण देती है? अभय द्विवेदी जी से मैंने ये बातचीत की है, पूछा है, सवाल पूछा है। साथ ही खुशखबरी ये है कि यूट्यूब चैनल मेरा 4PM फिल्म्स एक शानदार शॉर्ट मूवी लेकर आया है। प्यार के ऊपर, प्यार की अनुभूति को लेकर ये पिक्चर बनी है। प्यार उम्र, जाति, धर्म नहीं देखता, सरहदों से पार होता है। आपको पसंद आएगी पिक्चर। यूट्यूब खोलिए, 4PM फिल्म्स सब्सक्राइब करिए और ये पिक्चर देख के बताइए मूवी कैसी लगी आपको। अच्छी लगेगी, मेरा यकीन है, मेरा दावा है। मैं आपकी राय का इंतजार करूंगा। शुक्रिया। 4PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। अभय दुबे जी आपका। खबरें आम हो गई हैं। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कोई अधिकृत बयान तो आया नहीं है, लेकिन सब चैनल पे और सब जगह खबरें सामने आई हैं और खंडन भी नहीं हुआ है कि चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है राम जन्मभूमि ट्रस्ट पे। इसका मतलब साफ 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 है कि एसआईटी की रिपोर्ट में दोनों चोर साबित हुए हैं। चोर शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर चोर नहीं होते तो आके मीडिया के सामने बयान देते, अपनी सफाई देते। उत्तर प्रदेश में एक कद्दावर नेता जो कई बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा, पढ़ा लिखा शख्स, बहुत योग विद्वान शख्स, आजम खां, उस पे मुर्गी चोरी और बकरी चोरी के मुकदमे दर्ज हुए हैं। आंखें बंद करके भी कोई आदमी ये कह सकता है कि आजम खां 7 जन्म में भी मुर्गी और बकरी तो नहीं चुराएंगे, लेकिन बाकायदा मुकदमे दर्ज हुए। और यहाँ करोड़ों का माल लेके लोग चंपत हो गए, मंदिर का माल लेके। जो सरकार, जो पार्टी मंदिर के नाम पर सत्ता में आई, जो भगवान राम की आस्था की गली गली मोहल्ले मोहल्ले कस्में खाती है, वो सिर्फ ट्रस्ट से बाहर कर देती है दो लोगों को। लोग योगी आदित्यनाथ के गुणगान कर रहे हैं। देखो, योगी जी ने कहा था 15 दिन में हम फैसला कर देंगे, 15 दिन में रिपोर्ट आ गई। एसआईटी की रिपोर्ट प्रदेश के अपर मुख्य गृह सचिव संजय प्रसाद को सौंपी जाती है, जो खुद ट्रस्ट के सदस्य हैं। आप सोचिए क्या इंटेलिजेंस है उत्तर प्रदेश की, क्या व्यवस्थाएं हैं कि राम मंदिर जो 24 घंटे कई सीसीटीवी की निगरानी में रहता है, जो आतंकियों के निशाने पे रहा है, पहले हमला हो चुका है, वहां से करोड़ों रुपए का माल चोरी हो रहा है, किसी को भनक नहीं पड़ी। अखिलेश यादव ने जब शुरुआत में कहा मंदिर चोरी की, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उनको कहा कि ये तो बाबरी है, बाबरी टाइप के हैं, मतलब ये तो मुसलमानों से उन्होंने जोड़ा, इनकी मानसिकता बाबर वाली है। अब किसकी मानसिकता बाबर वाली है? उन लोगों की जो चंपत राय और अनिल मिश्रा को ऐसी जाने दे रहे हैं, गिरफ्तार नहीं करा रहे, उनकी संपत्तियों पे बुलडोजर नहीं चलवा रहे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि नृपेंद्र मिश्रा का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ? तो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की जमीन के घोटाले का मुख्य आरोपी है, इसलिए मैं कह रहा हूं मुख्य आरोपी है कि वो अध्यक्ष है वहां का, आईएएस अफसर रहा है, प्रमुख सचिव रहा है, उसको पता है सारा नेटवर्क। बेटे को चुनाव लड़ाने की बहुत तैयारी है कि बेटे को चुनाव लड़वा दे, बाद में एमएलसी बनवा दे। लेकिन चोरी होती है तो नृपेंद्र मिश्रा की अभी तक बर्खास्तगी ट्रस्ट से क्यों नहीं, पहली बात। और तीनों बात, तीनों आदमियों के खिलाफ गिरफ्तारी क्यों नहीं, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, एनकाउंटर जो बात बात पे पैरों पे गोली मार दी जाती है वो इनको क्यों नहीं मारी जा रही। अरविंद केजरीवाल आए तो योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि एक आदमी जो दिल्ली में गंदगी फैलाता था वो यहाँ गंदगी फैलाने आया। और केजरीवाल ने कहा योगी जी मंदिर की चोरी संभालिए, ये वो लोग हैं चंदा चोर, मंदिर की चोरी करने वाले जो आपकी भी गद्दी छीनना चाहते हैं। आपको लगता है कि राम जन्मभूमि में चंदा चोरी का मामला देश का अब इतना बड़ा मामला बन गया है कि भारतीय जनता पार्टी को चाहकर भी अपना दामन अब सफेद रखना मुश्किल हो रहा है, असंभव हो रहा है। लोग मान रहे हैं कि ये चंदा चोर पार्टी है, ये भगवान राम की आस्थाओं के से
खिलवाड़ करने वाली पार्टी है और अब लोगों का भरोसा मंदिर से खत्म हो रहा है। टूरिस्ट कम हो रहे हैं। जो फ्लाइट शुरू हुई थी वो आधी भी नहीं रह गई हैं। जमीनों के दाम जो आसमान पे चढ़ने की उम्मीद थी, जो ISIPS ने अपने रिश्तेदारों के नाम पे खरीदी थी, जमीनों के रेट अब बढ़ नहीं रहे हैं। अयोध्या को लूटने में किसी ने कसर छोड़ी नहीं है। आपकी टिप्पणी क्या है अभय जी? देखिए, मैंने आज एक हिसाब किताब लगाया है और हिसाब किताब कि घोटाला कितने का हुआ होगा अंदाज है मेरा। और हिसाब किताब लगाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ट्रस्ट के आग्रह पर योगी आदित्यनाथ ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाई, जिसके ऊपर काफी विवाद है, मैं उन विवादों में नहीं जाऊंगा, उसको एक मैंडेट दिया गया था, यानी उसका कार्यक्षेत्र क्या है, उनको क्या बात पता क्या लगाना है, जांच किस बात की करनी है। तब ये बताया गया था हम लोगों को, और उसे देश के बड़े अखबारों में भी प्रकाशित हुआ था कि SIT 3 बिंदुओं की जांच करेगी। पहला है चढ़ावा चोरी, यानी 40 दान पात्रों में जो धन संपत्ति जेवरात वगैरह आते थे, कीमती धातुएं वगैरह आती थी, जो कभी कभी दिन में 3 बार खाली करना पड़ता था, उसमें से चढ़ावा चोरी हुआ है, किसने किया है, कितना हुआ है, उसकी प्रक्रिया क्या थी, कौन इसका जिम्मेदार है। नंबर 2, मंदिर बनने से पहले जो मंदिर बनाने के लिए जमीनें खरीदी गई, उनमें जो घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जांच। नंबर 3, जब मंदिर बनना शुरू हुआ तो हर टेंडर में, हर भुगतान में 40% कमीशन मांगा गया। मांगा क्या, ये नहीं मांगा गया, और उसमें क्या घोटाला हुआ, मांगने वाले कौन थे, देने वाले, कमीशन देने वाले कौन थे। ये 3 घोटाले जिनकी जांच SIT को करनी थी। अगर इन तीनों घोटालों पर आप एक नजदीकी निगाह डालें और थोड़े बहुत आंकड़े आप जमा करें तो आपके सामने कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं। जैसे कि मंदिर की लागत 1900 करोड़ रुपए से लेकर 2150 करोड़ रुपए के बीच में है। पूरा मंदिर जब बन जाएगा तो उसमें 2150 करोड़ रुपए के आसपास खर्च होंगे। अभी तो पूरा नहीं बना, थोड़ा कसर बाकी है। अब तक इसमें 1600 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। अगर इसमें से 40% कमीशन खाया गया है तो 640 करोड़ रुपए का कमीशन इन 1600 करोड़ रुपए में खाया जा चुका है। आगे जब पैसा जाएगा तो उसके अंदर और भी बाकी कमीशन खाया जाएगा। दान पात्रों में से ये एक अनुमान है कि 200 से लेकर 500 करोड़ रुपए के बीच में कोई रकम चुराई गई है दान पात्रों में से। जमीन घोटाले में जिसकी संजय सिंह ने वहां पूरे कागजात सौंपे थे अभी SIT के इंचार्ज को जाकर, और आप भी जमीन घोटाले की बहुत सी बातों को जानते हैं अच्छी तरीके से, आपने खुद भी उसे शुरू में इन्वेस्टिगेट किया था। 300 से 400 करोड़ रुपया जमीन घोटाले में खाया गया है, यानी 1000 करोड़ रुपए के आसपास, 1000 प्लस आप कहिए, 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 1000 करोड़ रुपए घोटाला हुआ है, और घोटाला 3 तरफ से हुआ है जो हमने स्पष्ट कर दिया। चढ़ावा चोरी, जमीन खरीदने में किया गया घोटाला, और हर टेंडर में 40% कमीशन खाना। ये 3 काम हुए। अच्छा, अब जिन लोगों को SIT ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है, उन 8 लोगों में, उनमें क्या कोई ऐसा है जो 1000 करोड़ रुपए खा सके? उनमें कौन है ऐसा इसकी दम 1000 करोड़ रुपए खाने की हो? 8 मिलके 1000 करोड़ रुपए नहीं खा सकते, क्योंकि वो सब छुटभइये हैं। कोई नोट काउंटिंग का इंचार्ज है, कोई ये है, वो है, वो आप ज्यादा से ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं, कमोबेश एक अंदाजा लगा सकते हैं कि 5 से 10 करोड़, अगर ये सारे व्यक्ति दोषी हैं तो एक व्यक्ति ने 5 से 10 करोड़ रुपए ज्यादा खाए होंगे। तो वो 8 लोग हैं, आप मान लीजिए 70-80 करोड़ रुपए खा गए होंगे वो लोग। इससे ज्यादा तो ना खा सकते। और उनके पास 80 एक बड़ी सी रकम भी करीब मिल गई है वहां पर, उनके पास जब्त कर ली है। करीब 79 लाख रुपए की ऐसी कोई रकम भी जब्त हुई है उनके ऊपर। 1 करोड़ के, आप 1 करोड़ से थोड़ी कम की रकम भी जब्त हुई है उन लोगों से। तो ये लोग तो घोटाले में शामिल हो सकते हैं, ये लोग घोटाले में प्यादे की भूमिका निभा रहे थे, ये तो मैं मान सकता हूं।
मतलब घोटाला, इतना बड़ा घोटाला और एक संस्था के अंदर से अकेले कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, उसे पूरी टीम का इस्तेमाल करना होगा। तो घोटाले की टीम के सदस्य तो ये लोग हो सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ये लोग 1,000 करोड़ रुपए खा गए, ये तो मैं नहीं मान सकता, कोई नहीं मान सकता। तो प्रश्न ये है कि वो 1,000 करोड़ रुपए किसने खाए संजय जी? अच्छा, क्या वो, अच्छा अब इनसे बड़ी हैसियत है चंपत राय की, अनिल मिश्र की और गोपाल राव की। इन 8 लोगों से ज्यादा बड़ी हैसियत उन लोगों की है। चंपत राय तो ट्रस्ट के कर्ता धर्ता हैं, अनिल मिश्र उनकी सब मामलों में मदद करते हैं, गोपाल राव विशेष सदस्य हैं ट्रस्ट के। ये 3 लोगों की है। तो क्या ये 3 लोगों ने 1,000 करोड़ रुपए खाए? मैं ये मानता हूं इन 3 लोगों की भी औकात नहीं है 1,000 करोड़ रुपए खाने की। मैं ये मान सकता हूं इन 3 लोगों ने अगर कुछ खाए होंगे तो 50-50, 100-100 करोड़ रुपए कुछ खा लिए होंगे। तो आप मान लो कि 300 करोड़ रुपए उन्होंने खा लिए हो, तीनों ने मिलकर। बाकी रुपया 900 करोड़ रुपया कहां गया? 900+ करोड़ रुपया कहां गया? वो किसने खाया वो रुपया? वो ये है यक्ष प्रश्न जिसके ऊपर सबको सोचना चाहिए। आपको वो 3 करोड़ की जमीन जब 18.5 करोड़ में बिकी, उसका आपने इन्वेस्टिगेशन किया था? उस इन्वेस्टिगेशन के 2 पहलू थे। जिन सज्जन को, क्या मकसूद अंसारी या जो भी उनका नाम हो, जब उनका नाम सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने कुसुम पाठक से 3 करोड़ में एक जमीन खरीदी, तो पहला पत्रकारों के सामने सवाल ही उठता है कि सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी के पास 3 करोड़ रुपए कहां से आए? 3 करोड़ रुपए कोई बहुत छोटी रकम तो है नहीं। क्या ये दोनों व्यक्ति अमीर लोग थे, बिजनेसमैन थे, बड़े किसान थे, पुराने रईस थे, कौन थे? और उन्होंने किस तुफैल में कुसुम पाठक से 3 करोड़ रुपए में जमीन खरीदी, जो अगले 10 मिनट में उन्होंने चंपत राय को ट्रस्ट के लिए 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी। पहली बात तो ये, इनके पास 3 करोड़ रुपए आए कहां से? मेरा मानना है 3 करोड़ रुपए उनके पास वहीं से आए जहां जिन लोगों ने जमीन खरीदी। उन लोगों ने 3 करोड़ रुपए दिए कि आप जमीन खरीद लो, और तुरंत उसके बाद उस जमीन का सौदा उन्होंने एक जैसे मशीन की तरह उधर से लिया, इधर दिया, जमीन का सौदा कर दिया। जब आप लोग बैंक पहुंचे, आपने पता लगाने की कोशिश की कि इन दोनों के खाते में जो 18.5 करोड़ रुपए थे वो कहां चले गए, तो बैंक वालों ने ब्लॉक कर दिया, बैंक वालों ने आपको कुछ उसमें बताया नहीं। अच्छा, तो आप पूरी बात का पता नहीं लगा पाए, कोई भी पूरी बात का पता नहीं लगा पाया। हाँ, बैंक बता ही नहीं रहा था, हम बहुत कोशिश कर रहे थे। अगर सरकार चाहती तो बैंक वालों की बाप को बताना पड़ता। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई बैंक जो है वो सरकार की किसी क्वेरी को बताने से इनकार थोड़ा ना कर सकता है। तो ये घोटाला हो ही नहीं सकता था जब तक कि इसके अंदर सरकार शामिल ना हो। ये घोटाला बिना सरकार के नहीं हो सकता था। इतनी बड़ी रकम जब से मंदिर बना है या उसके 5 साल पहले से लगातार चुराई जा रही है, धीरे धीरे करके 3 चरणों में 3 मुकाम हैं घोटाले के। हो ही नहीं सकता था अगर सरकार सत्ताधारी लोग इसके अंदर शामिल ना हो। ये पैसा या तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े से पेट में गया है, या ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के बड़े से पेट में गया है। इतना बड़ा पैसा खाने की हिम्मत न चंपत राय में है, ना अनिल मिश्रा में है, ना ही उसमें ये गोपाल राव में है, और ना ही इन 8 छुट भइयों में है जो कि इस वक्त जेल में बंद है, जुडिशियल कस्टडी में है। मेरा प्रश्न ये है कि ये रुपया ये लोग खा गए हैं, ये रुपया 2 संस्थाएं खा गई हैं। अगर 2 संस्थाएं ने नहीं खाया तो किस संस्था में चला गया, ये बताया जाए। किन बैंकों में? भाई सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी को 18.5 करोड़ अगर 3 करोड़ की जमीन के लिए मंदिर ट्रस्ट ने दिए, तो 18.5 करोड़ सुल्तान अंसारी, रवि मोहन तिवारी ने उनका क्या किया, ये तो पता लग सकता है ना। फिर
अगर आप कहीं भी देश में 1 करोड़ से ऊपर का कोई जमीन जायदाद का सौदा करें, तो जहां पे आप उसका बैनामा करा रहे हैं, जहां कागजात बन रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है सरकारी विभाग की, उसको तुरंत इनकम टैक्स को बताएं। क्या इनकम टैक्स को उसकी जानकारी दी गई थी जो करोड़ों में जमीनें बिक रही थी? और अगर दी गई थी तो इनकम टैक्स ने इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की कि किस आधार पर इतनी जमीनें बिक रही हैं? क्या इनमें सही वो सब जो बॉन्ड वगैरह होते हैं वो सब सही कीमत के लगाए गए? बहुत सी चीजें हैं, काला पैसा इस्तेमाल किया गया कि सफेद पैसा इस्तेमाल किया गया? कुछ नहीं हुआ। ऐसा केवल तभी होता है जबकि सत्ताधारी लोग किसी सौदे में शामिल होते हैं, तभी जो संबंधित संस्थाएं होती हैं अपनी नजरें फेर लेती हैं, नजर दूसरी तरफ कर लेती हैं कि आपको जो करना हो कर लीजिए। इस तरीके से बिना सरकार के शामिल हुए ये घोटाला संभव नहीं था, मेरा कहना ये है। और जब सरकार इसी घोटाले में शामिल होती है तो सरकार उस घोटाले की सही जांच करने की बजाय उसमें लीपापोती करती है। योगी आदित्यनाथ जो तमाम डींगे मारते हुए घूम रहे हैं कि दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, देखिए हमने फटाक से ये बनाई, और उनके जो चाटुकार हैं वो सब प्रचार करते हुए घूम रहे हैं, ये सब बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल फालतू है। इन सब की कोई मूल्य नहीं है। केवल मूर्ख लोग या बदमाश लोग, या तो मूर्ख इसके ऊपर विश्वास कर सकता है, इसको अकल नहीं है, या बदमाश इसके ऊपर विश्वास करने का दावा कर सकता है क्योंकि वो बदमाश है। मूर्ख और बदमाश को छोड़ के इस पूरे प्रपंच में किसी भी चीज के ऊपर कोई यकीन नहीं कर सकता। जिसको साधारण सी भी बुद्धि है, थोड़ा भी अपना दिमाग लगाता है, वो 1 सेकंड में समझ जाएगा कि बदमाशी क्या हो रही है। अभय जी, किसके दामन ज्यादा दाग से भर रहे हैं, योगी के या मोदी के? यूपी के या दिल्ली दरबार के? गेंद किस पाले में ज्यादा जा रही है? योगी जी को मैं केवल एक ब्राउनी पॉइंट दे सकता हूं, माफ कीजिए बीच में बोल रहा हूं। मैं ये मान सकता हूं कि योगी जी का इस राम मंदिर के घोटाले में योगी जी का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि योगी जी और उनकी संस्था गोरखपीठ को लगातार इस पूरी प्रक्रिया से अलग रखा गया है। जब चंपत राय जी राम ट्रस्ट के तरफ से जमीनें खरीद रहे थे अनाप शनाप दामों में, 17 गुना 20 गुना 25 गुना दामों में जमीनें खरीद रहे थे, तो उसमें योगी आदित्यनाथ, उनकी युवा वाहिनी और गोरखपीठ का कोई हाथ नहीं था, उसके अंदर उनका कोई संबंध नहीं था। राम ट्रस्ट के संचालन में भी योगी आदित्यनाथ का कोई संबंध नहीं है। वो चंपत राय को नापसंद भी करते हैं, चंपत राय से उनका एक बार झंझट भी हो चुका है, और अभी जब पिछली बार वो गए थे तो उन्होंने लिखित आदेश दिया था कि चंपत राय जी इस मीटिंग में ना आए, वो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दें, उनको आने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तक उन्होंने आदेश दिया था। तो मैं केवल ये बात मान सकता हूं कि योगी जी का इस घोटाले में हाथ नहीं है, उनका घोटाले से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इस घोटाले में सही लोगों को सजा देने में जो अड़चन है, उस अड़चन को तैयार करने में उनका हाथ है। तो ये तो उनके लिए भी शर्म की बात है कि वो हिंदू धर्म की है, इस घोटाला खुल ना पाए, इसकी जो हैजिंग की है वो हैजिंग करने में उनका हाथ है, वरना वो ऐसी SIT न बनाते, वरना वो FIR दर्ज करने से जो परहेज की गई वो परहेज न करते, वरना वो 8 लोगों को बिना पुलिस रिमांड पे लिए हुए उनको जुडिशियल कस्टडी में न भेजी जाती। ये नहीं होता। उनका हाथ इस घोटाले को दबाने में है, घोटाले में नहीं है, लेकिन घोटाला दबाने में उनका हाथ। समय लिखेगा तो समय लिखेगा सबका हिसाब, लेकिन योगी आदित्यनाथ क्यों बचा रहे हैं? वो अपनी छवि को तार क्यों कर रहे हैं? वो तो योगी हैं, गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, भगवान राम के नाम पर धोखाधड़ी हुई है, भगवान राम के नाम पर फर्जी पना हुआ है, जमीनों में चंदा चोरी में। ये है योगी जी का कि ऊपर से वो लगातार कहेंगे कि देखिए हमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, इस प्रकार के दावे करेंगे। देखो हमने फटाफट SIT बनाई, SIT ने 15 दिन में रिपोर्ट दे दी, हमने 8 लोगों को जेल भेज दिया, और भी हम जांच करवा रहे हैं, फिर हमने जांच के लिए भेज दिया, ये सब वो बोलेंगे ताकि वो जनता के बीच में ये संदेश दे सकें। दे पाएंगे अलग बात है, ये संदेश दे पाएंगे, देखिए हमने कितनी तत्परता से ये जांच पड़ताल की। जहां तक चंपत राय के इस्तीफे का सवाल है, चंपत राय का इस्तीफा अभी नहीं हुआ है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। अनिल मिश्रा का इस्तीफा नहीं हुआ है, इसकी कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई। ये खबरें चलाई गई हैं
लेकिन कोई भी विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि उनका इस्तीफा हुआ है। बात कही भी जा रही है, नहीं नहीं भी कही जा रही है। बात खंडन क्यों नहीं कर रहे? ट्रस्ट तो और बदनामी कर रहा है ना। ट्रस्ट खंडन कर रहे इस्तीफा हुआ या नहीं हुआ है। ऐसे ट्रस्ट तो चोरों की तरह क्यों छुप के बैठ गया है? वो तो सारा का सारा मुसमुसाए हुए लोग हैं ना। ये लोग तो एक कोई रणनीति होगी उसके तहत चल रहे हैं कि कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, कब चुप रहना है, कब अपने आप में स्पेकुलेशंस, अटकलें लगनी देनी है, छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर। ये तमाम सारे हथकंडे, तमाम सारा साइकोलॉजिकल वर्क, तमाम डायवर्जन वगैरह सभी चल रहा है। तो बलि का बकरा क्या चंपत राय होंगे या बात नृपेंद्र मिश्रा तक भी जाएगी? मेरा कहना यह है कि नृपेंद्र मिश्रा देश के बहुत ही वरिष्ठ प्रशासक हैं। जब या तो उन्हें यह बयान देना चाहिए कि हमारी अध्यक्षता में मंदिर का जो निर्माण हुआ उसमें 1 पैसा कमीशन नहीं खाया गया, या तो वो ये वक्तव्य दें। अगर वो ये वक्तव्य नहीं दे सकते तो वो बताएं कि जो कमीशन खाने का आरोप है उसकी जांच में क्या निकला और उसका जिम्मेदार कौन है। अगर वो ये भी नहीं बता सकते तो वो अपनी विफलता स्वीकार कर रहे हैं और कहें कि भाई हम एक साफ सुथरा बिना भ्रष्टाचार का मंदिर नहीं बना पाए, हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं और हम इस्तीफा देते हैं। वो ये करें। 3 में से एक काम तो उन्हें करना होगा। या वो दावा करें कोई सब झूठ है, 1 पैसा नहीं खाया गया, सब बिल्कुल सब काम सही तरीके से हुआ। ये भी उन्होंने दावा नहीं किया आज तक। अबे जी, महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी आते हैं, हाँ, वो कहते हैं कि 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी चक्की पीसिंग। बाद में देवेंद्र फडणवीस का बयान आता है कि जेल में भेजेंगे और बाद में उनको डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। वो दुनिया में नहीं है, सारे आरोपों से मुक्त हो जाते हैं बाद में। वो शारदा स्कैम आता है, आरोपी अब किस पद पर है सब जानते हैं। एक कांग्रेस के नेताओं के भ्रष्टाचार की किताब निकलती है, वो असम के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी अपनी वॉशिंग मशीन में डाल के साफ कर रही थी। देश के लोग सहन कर रहे थे, बुरा मान रहे थे, चुप रहे थे। लेकिन उस वॉशिंग मशीन में इतनी गंदगी हो जाएगी इकट्ठी कि वो भगवान राम के नाम पे भी चोरी करने लगेंगे। पैसा क्या देखिए इतना बड़ा हो गया है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ संजय जी कि ये सब जो आपने बताए घोटाले, वो भ्रष्ट लोगों को भाजपा में बहुत ऊंची जगहों पर जगह दी गई। किसी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया, किसी को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया, किसी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, किसी को मुख्यमंत्री बनाया गया। ये सब जो हुआ है ये भी इस घोटाले के सामने शर्मिंदा है। इसीलिए मैंने एक बार कहा था 4PM पे कि आज अगर वो होते भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, जिनको 1 लाख रुपए लेते हुए जो तहलका के स्टिंग में पकड़ गए थे कैमरे के ऊपर, आज होते तो वो कह रहे होते कि अरे हमको बेकार में लोगों ने बदनाम किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया इन लोगों के मुकाबले। तब वो ये कहते, ये तो बहुत बड़ा काम, ये सरकारी पैसा है तो हर चीज जनता का पैसा, सरकार के पास भी पैसा जनता का पैसा है। लेकिन जब हम टैक्स देते हैं वो सरकार के पास पैसा होता है। हम लोग श्रद्धा में आके अपनी मेहनत की कमाई, गाड़ी कमाई उसमें नहीं डालते दान पात्र में, मंदिर में। इसमें 2025 में एक खास 1-2 महीने का ऐसा समय था जब विशेष रूप से लोगों को कहा गया कि आप मंदिर के लिए कुछ दान दीजिए, तो उसमें सुनते हैं 2,500 करोड़ रुपए जमा हुआ था उस दौरान। और कुछ लोग कहते हैं वो 3,500 करोड़ तक वो रकम गई थी। संदीप चौधरी टीवी पे ये आंकड़ा सब बता रहे थे। मंदिर में बहुत, जब कभी कोई खास वक्त होता है ऐसा, जैसे कुंभ चल रहा होता है, उस वक्त और जोश और खरोश के साथ लोग दान करते हैं। तो दान पात्र होते हैं उनको एक दिन में 3-3 बार खाली करना पड़ता है क्योंकि वो भर जाते हैं। ये सारा का सारा पैसा, हाँ, सारा का सारा पैसा घूम घाम के किसी तरीके से किन्हीं 2 विशाल पेटों में जा रहा है। मैंने ये सब पता लग रहा है कि देखिए चंपत राय जी घोटाला करवाने के किंग पिन हो सकते हैं, अनिल मिश्रा किंग पिन नंबर 2 हो सकते हैं, गोपाल राव किंग पिन नंबर 3 हो सकते हैं, वही जो 8 लोग भर्ती किए गए ये उसके फुट शोल्डर्स हो सकते हैं, उसके प्यादे हो सकते हैं, उस मशीन के पुर्जे हो सकते हैं। लेकिन ये सब लोग इतना रुपया नहीं खा सकते, इनको खाने वाला कोई और है। मुझे तो ये लगता है, हैरानी होती है, इनको भगवान राम से डर नहीं लगता।
राम के नाम पे अरे बेईमानी करते हैं कौन? आप ये सब बातें मत कीजिए। देखिए, सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का दान, धर्म, अध्यात्म, श्रद्धा, भावना इन सब बातों से कोई ताल्लुक नहीं है, कभी नहीं थे ताल्लुक। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी किताब हिंदुत्व, जो इनकी बुनियादी किताब है, उसमें साफ तौर पर कहा है, हिंदुत्व एक धार्मिक विचार नहीं है, वो एक राजनीतिक विचार है। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं। साफ कहते हैं, हिंदू धर्म तो उनका निशाना है, उसको तो उन्हें गोलबंद करना है, इस विचारधारा के आधार पर गोलबंद करना है। उसका धर्म, अध्यात्म, श्रद्धा, इन सब चीजों से कोई संबंध नहीं, वो एक राजनीतिक विचारधारा है। राम नाम जपना पराया माल अपना। मैंने एक गीत पहली बार लिखा भी है, गाना, और अपनी आवाज में एआई से बनाया भी है। वो नीचे मेरे दर्शक देख सकते हैं, लिंक लगा दे रहा हूँ कि मंदिर वहीं बनाएंगे, चढ़ा हुआ सारा हम खा जाएंगे। गजब है अभय दुबे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, और खुल के उन्होंने पूरी बातचीत की। कैसी लगी बातचीत, ये जानना बहुत जरूरी है। आपके मंदिर में इन चंदा चोरों की बात सुन के आपको कैसा लगता है? गुस्सा आता है, नहीं आता है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। शुक्रिया, थैंक यू।